हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2017 में 12 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2021 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्रदेश में स्थित है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्य में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह थार मरुस्थल है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है। चार ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली एक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जामनी नदी। जामनी नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली एक नदी है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेलमार्ग विश्व धरोहर स्थल भारत के पर्वतीय रेलमार्ग का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जम्मू बारामूला मार्ग। जम्मू बारामूला मार्ग भारत के पर्वतीय रेल मार्ग का भाग नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम यात्री रेल किस वर्ष में चली थी। पूछा गया आपसे भारत की जो प्रथम यात्री रेल थी वह किस वर्ष में चली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1853 में। भारत की प्रथम यात्री रेल 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चली थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मैसूर के शासक परिवार का नाम क्या है। आपसे चार ऑप्शन देकर पूछा गया है, इनमें से कौन सा परिवार मैसूर पर शासन करता था। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, बाडियार परिवार। मैसूर के शासक परिवार का नाम है बाडियार परिवार। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, रोहतांग दर्रा किस देश में स्थित है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किस देश में रोहतांग दर्रा स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत में। रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार ने किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। पूछा गया आपसे भारत सरकार ने किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और चार ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राजीव कुमार को। और वर्तमान 2021 की बात की जाए तो वर्तमान 2021 में भी नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वह राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह 2017 का करंट अफेयर था, तो इसे आपको याद नहीं करना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था। आपसे पूछा गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना को किस वर्ष में लागू किया गया था। चार ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1951 में लागू किया गया था और वर्तमान समय में पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। पूछा गया आपसे भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध सांची का स्तूप स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में सांची का स्तूप स्थित है और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किसके उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, गेहूं के उत्पादन पर। गेहूं उत्पादन पर हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वो सितार वादक जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतक महर से प्राप्त की। तो चार ऑप्शन है और आपको बताना है इनमें से आपका आंसर कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, पंडित रविशंकर ने। पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे जिन्होंने संगीत की शिक्षा सतना के संगीतक महर से प्राप्त की थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नर्मदा नदी की औसत लंबाई क्या है। आपसे पूछा गया है नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग क्या है। चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वह है 1312 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। और नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। चार ऑप्शन आपको बताना है इनमें से अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन पुरस्कार
खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पटना किस नदी के किनारे पर बसा है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से पटना किस नदी के किनारे पर बसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गंगा नदी के तट पर। पटना बिहार राज्य की राजधानी है और यह गंगा नदी के तट पर बसा है और पटना को प्राचीन नाम पाटलिपुत्र भी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो यह 2013 का करंट अफेयर था, तो इसे आपको याद नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था? पूछा गया आपसे पानीपत का तीसरा युद्ध किसने जीता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहमद शाह अब्दाली ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था और यह मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु थे। 4 ऑप्शन आपको बताना इनमें से सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो जो इसका राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी और उनके पिता का नाम तेग बहादुर था, जिसकी हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है हमारा वह है, एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है और वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, ऊपर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर खड़ा है और यदि वह किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो वह गेंद ऊपर जाने के बाद पुनः चंद्रमा की सतह पर आ जाएगी, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है उस तरल का नाम बताना है जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में रक्त कोशिकाएं तैरती हैं और जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था, इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से कौन से रोग हैं जो वायु जनित रोग हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामान्य जुकाम एवं तपेदिक। सामान्य जुकाम और टीबी दोनों ही वायु जनित रोग होते हैं या संक्रमित रोग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इनमें से चुंबकत्व का पक्का परीक्षण कौन सा होता है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का पक्का परीक्षण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। पूछा गया आपसे आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अंध स्थल, ब्लाइंड स्पॉट में कोई विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को क्या कहा जाता है। पूछा गया आपसे अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीवर प्रणाली। अपशिष्ट जल को निकालने के लिए ड्रेनेज पाइप के नेटवर्क को सीवर प्रणाली कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, एक आयत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो यह गणित है दोस्तों। तो आप आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22, मनुष्यों में प्रजनन प्रकार किसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से मनुष्यों में किसके द्वारा प्रजनन कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, हार्मोन्स। मनुष्य में प्रजनन प्रकार हार्मोन्स के द्वारा आरंभ किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घरों में भू संपर्कन घरों को किससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। पूछा गया आपसे घरों में
जो घर होते हैं उन सभी में भू संपर्कन घरों को किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिजली के झटकों से बचाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ट्रैकिड। ट्रैकिड जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें समस्त हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1% होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन्स है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक पुरुष हार्मोन्स है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक पुरुष हार्मोन्स का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिणाम है? 4 ऑप्शन है और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी वनोन्मूलन का सर्वाधिक उपयुक्त परिमाण है। यदि वनों की कटाई की जाती है तो आवास का मतलब जो वनोन्मूलन है इन सभी कारणों से किए जाते हैं, मतलब आवास के विनाश होता है, जो पशु पक्षी और जानवर होते हैं उनके आवासों का विनाश होता है, भूमंडलीय उष्मीकरण बढ़ता है और मृदा अपरदन भी होता है। तो यह सभी वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, एंजियोस्पर्म में यह होते हैं। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से क्या एंजियोस्पर्म में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वास्तविक वाहिकाएं। एंजियोस्पर्म में वास्तविक वाहिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, जल रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है। 4 ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा जल रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्लोरीन। क्लोरीन जल रोगाणुनाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है। जल उपचार में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण किसका उपयोग है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इनमें से किसका उपयोग है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, जीवाश्म ईंधनों का। पर्यावरणीय प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधनों के उदाहरण है पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो इन्हीं के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एमपी जेल प्रेरी एग्जाम, एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम 2018 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।